कारी साहब, साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जो जमानत की दरख्वास्त थी उस पर आज समाअत हुई। समाअत के दौरान क्या मुकालमा रहा, उस समाअत के पर आपकी क्या रिमार्क्स? और दूसरी तरफ मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जो हम ये देख रहे हैं कि केस के बाद केस बन रहे हैं और जो पीटीआई है वो आपको कहीं लग रहा है कि इनकी कोई सख्ती कहीं पर कोई कम होने वाली है इलेक्शन से पहले? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तय कर लीजिए कि पीटीआई का एक बाकायदा रवैया है कि वो हर केस जो भी उनके खिलाफ होता है उसमें तख़ीर के हरबे जो हैं वो नए से नए हरबे इस्तेमाल करते हैं और मामले को लटकाते हैं। फ़ौरन फंडिंग से शुरू हो जाइए, 8 साल लग गए उसको। कभी उनके पास वकील नहीं था, कभी उन्होंने वकील तब्दील कर लिया, कभी उन्होंने जज पे एतराज़ किया, कभी वो आए नहीं, कभी उन्होंने बाइकाट कर दिया। 8 साल हो गए। तोशाखाना केस ओपन एंड शट केस था, सबको पता है इसके अंदर क्या है। 1 साल से ज़्यादा इसको हो गया है। टैरन खान केस अभी तो नुकरे लगा हुआ है, लेकिन बहरहाल वो भी एक अरसे से चल रहा है। और अब 9 मई और साइफर के 2 केसेस जिसका सामना है पीटीआई को, उसके ऊपर जिस तरह की लहतो लाल हो रही है, जिस तरीके से मामले को लटकाने की कोशिश हो रही है, उस पर आज सरदार तारिक मसूद साहब ने कुछ ऐसे सवाल पूछे जो एम्बैरसिंग थे उनके वकला के लिए जवाब देने के लिए। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि हम इसको इंडेफिनेटली मुलतवी कर रहे हैं इस समाअत को। तो उनके वकील ने कहा कि निजी तारीख दे दें। उसने कहा ये तारीख वाला मामला आप हमारे दफ्तर पे छोड़ दें। मतलब ये था कि हमें डिक्टेट करने की कोशिश ना करें। फिर उन्होंने कहा कि जी आपकी ये गुफ्तगू सुन के सहाफ़ी भी कहेंगे कि जी पता नहीं अदलिया ने, अदालत ने क्यों जो है वो नोटिस नहीं दिया है। फिर उन्होंने कहा कि जी आपने इस केस को चलाने में 1 साल लगा दिया पूरा। अब आप बहाने ढूंढ रहे हैं इसको मज़ीद ज़्यादा ताख़ीर से 2-4 करने का। तो मैं समझता हूँ कि ये जो उनकी स्पेशलाइजेशन है उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा, खुद उनका अपना नुकसान हो रहा है। क्योंकि जो ताख़ीर होती जा रही है, आपने देख लिया ना कि जिस मामलों में ताख़ीर हुई है वो मामले फिर वापस बैक ऑन टू देयर फेसेस आए ना। ये जितना मर्जी आप फॉरेन फंडिंग से जान बचा लें, लेकिन आपने भुगतना तो है, सेम इस तोशाखाना। तो आज का जो ये था, इसके अंदर उनके वकीलान ने और बहुत सारी बातें भी की हैं, जिसमें एक तो उन्होंने कहा कि देखिए जी ये जो हुकूमत है या जो इस वक्त मुखालफिन है वो किस तरह से केस को उलझा रहे हैं। पहले जो है वो एक मुकदमा दर्ज हुआ कि आज़म खान साहब जो है उनको अगवा कर लिया गया है। फिर अचानक आज़म खान साहब का 164 का बयान सामने आ जाता है। फिर अचानक वो वादा माफ गवाह बन जाते हैं। अब उन्होंने इसके ऊपर सरदार तारिक साहब ने कहा कि अगर तो आप इसी तरीके से इस केस को चलाएँगे तो फिर यही होगा और इसी तरह से ताख़ीर होती रहेगी। दूसरी बात यह है कि जो उनके ख़िलाफ़ वादा माफ गवाह आ रहे हैं सामने, जो अब तक आ चुके हैं सामने, जूं जूं ताख़ीर होती जाएगी इन मुकदमात में तू और मौका मिलेगा जो प्रोसिक्यूशन है उसको नए नए शवाहद, नए नए सबूत लाने के लिए, नए नए लोगों को गवाह बना के, जिसका जिक्र जस्टिस तारिक सईद साहब ने भी किया। तारिक मसूद साहब ने बार सरदार तारिक मसूद साहब ने उनसे कहा कि ना करें आप ये इस तरीके से। लेकिन बहरहाल इसके बावजूद कि उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया, उन्होंने इस मुकदमे की अगली तारीख कब होगी ये उनको नहीं बताया है। दूसरी तरफ ये देखिए आपके जो उनके वकील हैं उन्होंने भी बार बार इसरार किया। वो भी तो समझते हैं ना कि जी अदालतें शायद वही हैं अभी जो पहले होती थी कि जो कह दिया वो उसके ऊपर उसी तरीके से रिलीफ लिया, बगल में दबाया, बाहर निकल गए। अब वो नहीं हो रहा। उसके कहते हैं ना कि जो ऊपर से जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो हमेशा बहुत पॉजिटिवली होता है। अगर आपका चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का जो है वो हर चीज़ को खुला और ओपन तरीके से, चाहे वो प्रोसीडिंग है, चाहे वो उनका हैंडलिंग ऑफ द केसेस है, टीवी पे अगर चला देंगे आप उसको, तो मुझे बताएं बाकी क्या बचा है पीछे। तो इसलिए अदलिया की इस वक्त की जो इंटेंशंस हैं वो तो बिल्कुल वाज़ेह हैं कि उन्हें किसी का ना साइड लेनी है, ना किसी की तरफदारी करनी है। मेरिट्स के ऊपर जो कुछ गवाह कहेंगे, जो कुछ शवाहद होंगे, उसके ऊपर ही फैसले होने हैं। मेरे ख्याल से साइफर के हवाले से अगर बात की जाए तो यकीनी तौर पर ये बहुत परेशान कुन मामला है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जज साहब ने ये भी बताया है कि इसकी 2-3 ही सज़ाएँ हैं, ज़्यादा नहीं है। या 2 साल होती है या फिर सज़ाए मौत है या सज़ाए उम्र कैद है। तो परेशानी तो हमें समझ में आती है। यकीनी तौर पे खान साहब भी परेशान होंगे, उनके फैमिली वाले, पार्टी वाले भी परेशान होंगे और उनके वकला भी परेशान है। क्योंकि वो कोई केस हारना तो चाहते नहीं, इसका तो वो आदत नहीं है ना उन्हें। तो ये मुश्किलात मेरे ख्याल से उनकी बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जाएंगी और कम होती भी आपको नजर नहीं आएगी। कारी साहब, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के को जो है वो दोबारा नोटिस जारी कर दिया, शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। क्या हो रहा है ये? देखिए, वहाँ जो कुछ हो रहा है वो इनएविटेबल है, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। इसलिए कि जब ये दरख्वास्त पहली दफ़ा एक नहीं है, कई दरख्वास्तें इनके खिलाफ आई थी, तो जुडिशल काउंसिल ने उसका जायज़ा वायज़ा लेके एक अदद शोकॉज नोटिस जो है 27 अक्टूबर को, अगर आपको याद हो, तो जारी किया था।
उसके बाद इन्होंने अपना जवाब जमा कराया, फिर उसको भी रिव्यू किया गया, उसको खंगाला वंगाला गया है। तो जो जवाब इन्होंने जमा कराया था वो शायद सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, उसमें बहुत सारे लूप होल्स थे, इसलिए उन्होंने दूसरी मरतबा उनको शोकाज नोटिस जारी कर दिया है, जो कि बहुत कम होता है कि शोकाज नोटिस के ऊपर फैसला कर देना चाहिए, लेकिन अदालत ये चाहती है कि कहीं भी ये तासुर ना जाए कि कोई नाइंसाफ़ी हुई है उनके साथ, तो उन्होंने एक अदद नोटिस उनको और दे दिया है। जो ख़ास बात है वो ये है कि आपको ये याद होगा कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब उस पुराने गैंग इज़ ए बैड वर्ड, सो इज़ माफिया, ये भी बैड वर्ड है, ग्रुप कह लें आप, एक वो जो एक बंदियाली ग्रुप था उसका एक एसेंशियल पार्ट थे ये। हर ऑलमोस्ट एवरी प्रोसीडिंग में किसी भी केस में वो मौजूद होते थे। तो उनके हक़ में आपको पता उनका एक कुलीग जो उसी ग्रुप का हिस्सा थे जस्टिस एजाजुल हसन साहब, उन्होंने इख्तलाफ फरमाया है और वो हमें समझ में आती है, वो आप ज़ाहिर है वो इतनी सारी दोस्ती तो निभानी चाहिए, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि अब उनके पास ज़्यादा चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो इसका जवाब देने के लिए जाएंगे तो फिर उसके ऊपर फैसला हो जाएगा। तो क्या पहले शोकाज पे जो जवाब जमा कराया गया था उस पर मुतमईन नहीं हुए? हाँ, मेरे ख्याल से उसके अंदर मैंने जैसा कहा कि लूप होल्स थे, लिहाजा जुडिशल काउंसिल ने ये सोचा कि एक मौका उनको और देना चाहिए ताकि अगर उनके पास कुछ कहने के लिए है अभी और तो वो भी सुन लिया जाए। लेकिन अब जो फेट है मुकदमे की उसके बारे में, यानी जो इस प्रोसीडिंग्स की फेट है वो दो है, या तो आप फारग कर दिए जाएंगे और आपके पर्सन प्रिविलेजेस भी जाएंगे। अच्छा, हाँ, मतलब फिर आप सैक होंगे, और या ये कि वो जुडिशल काउंसिल अगर ये समझे कि नहीं जनाब इनका कोई कसूर नहीं है तो वो इनको बहाल कर सकते हैं जजेस के। अभी जब तक ये फैसला नहीं होगा ये किसी बेंच पे नहीं बैठ सकते। ठीक। तो ये जिस किस्म के माजी में फैसले हुए, जिस किस्म की ऑडियो वीडियोस लीक हुई, ये आपको याद है ना जो परवेज़ इलाही साहब वाली जो ऑडियो लीक थी, उसके ऊपर काफ़ी हंगामा हुआ था उस वक्त भी। तो एविडेंस तो उनके ख़िलाफ़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब फैसला जो है उसके मुताबिक होने जा रहा है कि नहीं, ये मेरे ख्याल से देखने की बात है। लेकिन जो इस वक्त फॉर्मेट है सुप्रीम कोर्ट का या जो विज़ावी जुडिशल काउंसिल का, ये नहीं हो सकता कि आपके पास अपने दिफा के लिए कुछ हो भी ना और आपको कुछ कहा भी ना जाए। मेरे ख्याल से ये नहीं होगा। तो ज़्यादातर इम्कानात ये हैं कि इनके ख़िलाफ़ वो चार्जशीट जो है जो दूसरी दफ़ा जारी हुई है उसके जवाब में नई कुछ तो वो कहाँ से लाएंगे, जो कुछ उनके पास था वो पहले जवाब में उन्होंने लिख दिया था। लेकिन बहरहाल लेकिन जिनको एड्रेस करके ये शोकॉज जारी किया होगा उनके जवाब जो है वो जमा करा देंगे। ये मौका है उनके लिए। मैंने कहा है ना कि ये इट्स ए मेक और ब्रेक, या वो इस जज की हैसियत से बाइज्जत तौर पे दोबारा बेंचों पे जाके बैठ जाएंगे या फिर घर जाएंगे। ठीक हो गया। और ये इसी तरह होता है, इस तरह के कामों में जुडिशल काउंसिल में आप जाते हैं तो फिर इस ऊंट ने किसी न किसी करवट बैठना होता है। ऑलराइट।